तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों BTUP सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के वन शॉट वीडियो में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। वन शॉट वीडियो हमने पहले यूनिट नंबर 1 का लिया, फिर हमने यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 का लिया। अब इस वीडियो के अंतर्गत यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। तो इस यूनिट नंबर 6 और 7 को आप सभी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आप सभी का हम महामैराथन क्लास ले रहे हैं यूनिट नंबर 6 और 7 का। एक क्लास में आप सभी का पूरा सब्जेक्ट पास हो जाएगा। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे, जितना ज़रूरी है वही पढ़ाएंगे। और एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। नोट्स के साथ साथ हम ट्रिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो आप सभी की तैयारी इतने से आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ लेक्चर नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट नंबर जो 6 है उसका नाम है अर्धचालक भौतिकी, जिसका मतलब होता है सेमी कंडक्टर फिजिक्स। सेमी कंडक्टर फिजिक्स। तो इस चैप्टर को आप सभी बहुत कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 6। तो दोनों ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। तो आइए कुछ हम बेसिक डिफिनीशन को समझते हैं। पहले चालक, फिर अचालक और अर्धचालक। ठीक है, एक्चुअल में हमारा जो टोटल चैप्टर बेस है वो अर्धचालक के ऊपर बेस है, लेकिन हमको चालक और अचालक और अर्धचालक यानी तीनों चीज़ हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ किस तरीके से डिफाइन होती हैं, उसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई सा भी चालक होगा या अचालक होगा या अर्धचालक होगा, तीनों आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर बहुत इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे तो वो आपका चालक हो जाएगा, और जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पर क्या होगा, अचालक हो जाएगा, और जहाँ पर पार्शियली मूव कर रहे होंगे अर्धचालक हो जाएगा। एक बेसिक आइडिया था, लेकिन आइए एग्जाम में क्या डेफिनीशन लिखना है उसके तरफ चलते हैं। पहला हमारा है चालक, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। चालक यानी कंडक्टर का मतलब कोई एक जगह से दूसरे जगह पर ईजिली कंडक्ट हो सके, वो चीज़ को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कंडक्टर के रूप में। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑलरेडी हमने विशिष्ट प्रतिरोध को डिस्कस किया था। आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या है। अगर कोई भी चीज़ जा रही है तो उसमें बाधा डालना, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। और फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। तो प्रतिरोध कम है तो मतलब ईजिली ये क्या हो पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। लगभग 10⁸ ओम मीटर। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक होता है, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक होता है। तो 3 चीज़ याद रखनी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं। इसको कहते हैं चालक पदार्थ। अगला है अचालक। वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम, लगभग क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व लगभग 0 होता है, तो उसे हम कहते हैं अर्धचालक। इनकी चालकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई राड है और इसको इस छोर से आप गर्म कर रहे हो तो ये जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका इस रॉड से गर्मी जो होगी, इस रॉड से गर्मी यहाँ से यहाँ इस छोर पर नहीं पहुँचेगी। क्यों?
क्योंकि ये सिर्फ चालक के अंदर पॉसिबल है, अर्धचालक के अंदर नहीं, सॉरी अचालक के अंदर नहीं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर को ये चीज़ समझ सकते हो कि ये चालक, ये अर्धचालक है। ठीक है, यहाँ पे ये अर्धचालक जो है, इंसुलेटर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल में कुचालक होगा। क्या होगा ये मेरे प्यारे साथियों कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये इंसुलेटर और कंडक्टर अर्थात चालक और कुचालक के बीच का पार्ट होता है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक, यानी कुचालक, यहाँ पे अचालक लिखना चाहिए लेकिन अर्धचालक लिख दिया गया था, ये ऐसे आप कुचालक कहते हैं, अचालक के बीच में होती है, तो इसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसके उदाहरण में आप सभी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि दे सकते हैं। अब अर्धचालक का जो प्रॉपर्टी है उसको जानिए आप। अर्धचालक का अगर प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव में होता है। ये चीज़ आपको प्रॉपर्टी के रूप में याद रखना पड़ेगा। अतः क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध तथा ताप गुणांक क्या होता है? माइनस में ऑलरेडी होता है। ठीक है, और इसकी जो वैद्युत चालकता है वो बढ़ती है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करेंगे और चालकता आपकी बढ़ेगी। इसके विपरीत ताप घटने पर अर्धचालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा वैद्युत चालकता घटती है। यानी अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रतिरोध यानी बाधा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वैद्युत चालकता यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये अर्धचालक है। तो अर्धचालक की प्रॉपर्टी आपने देख ली कि इसका प्रतिरोध और ताप गुणांक नेगेटिव होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी हमारा जो वैद्युत चालकता है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है, अर्धचालक होगा तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर आपका बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि प्रतिरोध इसका कम हो जाएगा और बाधा कम हो जाएगी, तो आपकी चालकता बढ़ जाएगी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होंगे। और सिंपल सी बात है, अगर ताप को कम करेंगे तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा, तो वैद्युत चालकता कम हो जाएगी। परम शून्य ताप, ठीक है, पर अर्धचालक एवं आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आपका परम शून्य ताप होता है। ठीक है, तो जो अर्धचालक है वो इस टेम्परेचर पे क्या होता है? आदर्श अचालक यानी कुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक के प्रकार, यानी हम अभी तक जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे वो एक्चुअल में कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और वैद्युत चालकता के बेसिस पे। इन दोनों पोर्शन को हाईलाइट कर लो। फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और वैद्युत चालकता के बेसिस पे किसको डिफाइन कर रहे थे? चालक, अचालक तथा अर्धचालक को। अब हम डिफाइन करेंगे जो सिलेबस के अंदर है वो आपके एनर्जी के बेसिस पे। किसके? एनर्जी बैंड के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको 3 चीज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक आपका होता है चालन बैंड, एक होता है एनर्जी बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। अब ये 3 चीज अगर आपको याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हमको बैंड समझ लेना है। ठीक है, बैंड क्या होता है, फिर हम समझेंगे चालन, फिर समझेंगे ऊर्जा, फिर सारी चीज़ों को समझेंगे। तो हम पहले बैंड को समझते हैं कि भैया बैंड होता क्या है। तो देखो, पहले आपको बैंड समझने से पहले ये जानना पड़ेगा जो बैंड बाजा होता है। आपने देखा होगा कि शादियों में एक बैंड बाजा होता है जिस पर हम पीटते हैं। तो वो क्या होता है? वो बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल से मिल करके एक इस तरीके से ये ढोल बना होता है। ठीक है, जिसको पीट करके आपको ध्वनि सुनाई देती है। तो अर्थात ये क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, ठीक है, उसी को मिलाकर, ठीक है, ये आपका बैंड बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये हैं परमाणु, ठीक है, परमाणु होते हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं? सॉलिड, यानी ठोस। तो बैंड समझ गए आप सभी। तो बैंड जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मिला करके उसका एक समूह होता है, जहां पर बहुत सारे परमाणु को मिला करके एक सॉलिड बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं बैंड। अब आता है चालन बैंड, कि भैया चालन बैंड क्या है। चालन का मतलब ये होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सके, यानी किसी भी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है कि स्वतंत्र रूप से गति कर सके, उसे हम कहते हैं चालन बैंड। ठीक है भैया। अगला हमारा है संयोजी बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम, वो बॉन्डिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु जो है उनके बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, यानी वो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, वो हमारा जो बॉन्ड होता है वो होता है संयोजी बॉन्ड। अब इसी के बीच में आता है एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संयोजी बॉन्ड और चालन बॉन्ड, इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, क्या होती है? दूरी। इसे हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप या ऊर्जा बॉन्ड। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इस एनर्जी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब जो टॉपिक था इसको मैंने समझा दिया। अब आते हैं सीधा चालक के ऊपर। तो वे पदार्थ, इस डायग्राम को याद रहेगा, आप बता सकते हो, जिनके संयोजी बॉन्ड या चालन बॉन्ड, संयोजी बॉन्ड व चालन बॉन्ड एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं तथा ऊर्जा बैंड की चौड़ाई नगण्य होती है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका हो गया चालन बॉन्ड। अब यहाँ पर रहता है एनर्जी बॉन्ड और इसको हमने क्या कर लिया? नगण्य मान लिया। तो अर्थात चालन पर ओवरलैप है क्या? आपका संयोजी। तो इस प्रकार हमारा होता है चालक। ठीक है, इसे हम कहते हैं चालक। अगला है अचालक। वह पदार्थ जिनमें संयोजी बॉन्ड पूर्ण तथा चालन बॉन्ड रिक्त होता है। ठीक है, बैंड की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो संयोजी बॉन्ड है वो क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, और चालन बैंड जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, तो चालन बैंड अगर खाली होगा, चालन खाली होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर मूव करता है। अब ये पूरा खाली है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूव होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा तो क्या हो गया? ये अचालक हो गया। ठीक है, और जो ऊर्जा बैंड है ये बहुत दूर होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? लंबी दूरी होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा नहीं पाते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें जा नहीं पाते, तो इसे हम कहते हैं अचालक। ठीक है, अगला है अर्धचालक। वह पदार्थ जिनके चालन एवं संयोजी बॉन्ड आंशिक रूप से भरे होते हैं और इनके बीच का जो ऊर्जा बैंड है, दूरी है, ये आपका चालन हो गया, ये आपका थोड़ा कम होता है, और ये हो गया आप सभी का संयोजी बॉन्ड। ठीक है, तो इनके बीच का बॉन्ड एरिया भी कम होता है, और चालन और संयोजी बॉन्ड जो होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं। कैसे? आंशिक। चालन संयोजी बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे भरे होते हैं? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से ये भरे होते हैं। तो ये हो गया अर्धचालक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। क्या? टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर पढ़ाने से पहले आपको कुछ इंग्लिश वर्ड याद होने चाहिए। अगर ये इंग्लिश वर्ड नहीं याद रहेंगे तो आप फंस जाओगे। जैसे यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक लिखा है, लेकिन एग्जाम में शुद्ध नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा इंट्रिंजिक। क्या? इंट्रिंजिक। ठीक है, इंट्रिंजिक। ठीक है, इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। थोड़ा सा आई को मैं और लिख देता हूँ, थोड़ा सही बना देता हूँ, आई है ये। ठीक है, इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक।
और इसे आंतरिक भी कहते हैं, ठीक है, आंतरिक अर्धचालक। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मैंने इसीलिए लिख दिया है, कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो वह अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, यानी क्या हो, ये प्योर हो, इसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपके शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शुद्ध जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। अगला है अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिंजिंग, ठीक है, ट्रिंजिक, यानी क्या होता है, ये बाह्य अर्धचालक, यानी आप बाहर से क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, जिसे हम कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो यह अर्धचालक जिसमें किसी ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा 5 या 3 संयोजकता वाले पदार्थ मिला दिया जाए तो बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अपद्रव्य मिलाने से क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, यानी पहले कम चालक था, ठीक, यानी कुचालक के फॉर्म में था, लेकिन हमने क्या किया, बाहर से थोड़ी सी मात्रा की अशुद्धि मिला दी। अशुद्धि के रूप में क्या मिलाई, 5 या 3 संयोजकता वाले पदार्थ, ठीक है। अब उन पदार्थों को मिलाने से क्या होगी, इनकी क्रिस्टल की चालकता बढ़ गई। चालन बैंड है, ऊर्जा बैंड है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया कि कुछ संयोजकता वाले पदार्थ मिला दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका क्या नाम है, जो चालकता है वो बढ़ जाएगी। अब जो अशुद्धि मिलाते हैं उसे हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, जो थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिलाई है उसे हम कहते हैं डोपिंग। तो हो सकता है कि डोपिंग वगैरह पूछ ले, तो इस प्रकार से ऐसा ना हो कि आप डोपिंग वगैरह ना जान पाएँ, ठीक है। अब आता है हमारा एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या आता है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आइए हम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इजी है। पहले मैं थोड़ी सी फिर की चीज़ें बताता हूँ जो अभी मैंने बताया, ठीक है। क्या बताया, फिर की चीज़ें, फिर की चीज़ें का मतलब पहले की चीज़ें। पहले की चीज़ें हमने ये बताया कि जो भी अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये आप सभी, ठीक है, इसमें क्या मिला देते हैं, अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने ऊपर यहीं पर देखा, ठीक है, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो वो शुद्ध अर्धचालक है, और जिसमें कोई अशुद्धि हो उसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और आप सभी ये चीज़ देख पाए हो, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें मिलाना है, यानी अशुद्धि के रूप में। जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, या मैं जर्मेनियम ले लूं या सिलिकॉन ले लूं, मैं 5 संयोजकता वाला, ठीक है, अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर आप सभी इस फिगर के अंदर देखेंगे तो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमको 8 पूरा करना है। तो आप सभी को पता है कि एक एक लेकर के ये क्या करेगा, आपका एक एक लेकर के ये अपना 8 पूरा कर लेगा, और जब ये 8 पूरा कर लेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये फिल हो जाएगा, पूरा कोर्स इसका फिल हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर होता है। अब बात करते हैं इस सेमीकंडक्टर में एक होता है होल, ठीक है, और आपका एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप सभी देख सकते हो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी का कोटर यानी होल है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अभी हमने ऊपर ही आप सभी को बताया था कि अगर इसको आप हीट दोगे, जब हीट दोगे तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी यानी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो अपने पोजीशन को छोड़ेंगे, और अपने पोजीशन को छोड़ेंगे, जब अपने पोजीशन को, जब हीट दिया हमने तो ये अपने पोजीशन को क्या किए, छोड़ दिए, और जैसे ही अपनी ये पोजीशन को छोड़ते हैं, ठीक है, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन जब
अपना बॉन्ड छोड़ देता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक जगह खाली स्थान बच जाता है जिसे हम होल कहते हैं। और ये जो भी होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब होगा क्या कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने के लिए वापस से आएगा, फिर यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जगह नया होल बन जाएगा। इसी तरह से होल क्या होगा, होल भी लगातार बनता रहेगा। तो होल जो भी होल या कोटर जो होता है ये भी आप सभी का क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर ही रहता है हीट करने की वजह से। तो इस तरीके से ये जो कंडक्टर होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अर्थात जब हम 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य में, ठीक है, जैसे जर्मेनियम हो गया सिलिकॉन में, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम 5 संयुक्त वाला अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ मिलाते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है। आगे हमारा नोट कुछ है, इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जैसा कि बताया चार्ज पार्टिकल, आवेश वाहक यानी चार्ज पार्टिकल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बहुसंख्यक का मतलब ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में आप सभी का होता है इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हो। उसके बाद अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं, यानी कम संख्या में, कम मात्रा में होते हैं कोटर, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बता रहे हैं। संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, यानी पूरा क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। जब आप हीट दे रहे हो या इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद हीट तो जनरेट होगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर विद्युत की सप्लाई चालकता शुरू हो जाती है। ठीक है भैया, आइए अगला हमारा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोटर क्या है, बहुसंख्यक है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में है। इलेक्ट्रॉन कम संख्या में है। कैसे कोटर बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन, वो चीज़ आप समझ गए हैं। बस आपको इसको समझना है, किसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर को। चारों तरफ देख सकते हो सिलिकॉन है, ठीक है, क्लियर बात है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन की। जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, शुद्ध अर्धचालक है, में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, बोरान और गैलेनियम, यानी पी टाइप की बात करें, सॉरी एन टाइप की बात करें तो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला यूज किया गया तो एन टाइप बना। और अब हम 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, बोरान और गैलेनियम यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो मिश्रित अर्धचालक होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और इसमें जो बहुसंख्यक आवेश हैं वो क्या है, कोटर है, चार्ज पार्टिकल कोटर है, और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश कोटर होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, यानी हीट आप दोगे तो क्या होगा कि अपना जगह ये छोड़ेंगे और कोटर क्रिएट होता जाएगा। तो ये हो गया आपका पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो अंतर भी पूछ लेता है तो अंतर भी आपको पढ़ लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ है एन टाइप और एक तरफ है पी टाइप। आपने देखा एन टाइप में 5 संयोजकता वाले परमाणु को अशुद्धि के रूप में मनाया जाता है। कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस। इसमें 3 संयोजकता वाले मिलाए जाते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम। ठीक है, अपद्रव्य का प्रत्येक परमाणु अर्धचालक पदार्थ को 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इसमें क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है जिससे हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं कोटर होते हैं। ठीक है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे अपद्रव्य का प्रत्येक परमाणु क्या होता है, सेमीकंडक्टर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। क्यों करता है ग्रहण, अगर आप यहाँ पे भी समझें तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम है, ठीक है, 3 है, आउटर मोस्ट सेल में 3 है। ठीक है, और एक ग्रहण करके यहाँ पे 4 और फिर 4,
8, इस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। वहां पर क्या था कि 5 और 4 का स्ट्रक्चर था। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। अगर मैं एन टाइप की बात करें तो उसमें बहुसंख्यक यानी ज्यादातर आवेश किसके थे, इलेक्ट्रॉन के थे, और अल्पसंख्यक कोटर के थे। इसमें क्या होता है, आवेश वाहक बहुसंख्यक कोटर पॉजिटिव और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भैया, चलिए अगला है एन आपका एनपी एनपी एनएन। कहने का इनका ये मतलब ये है कि आप सभी का इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, होल्स के कंपेयर में। और होल्स की संख्या ज़्यादा है, होल्स की ज़्यादा है किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दे रहा है, बाकी यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अब होता क्या है कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है, फिर आपका एनर्जी बैंड होता है और वैलेंस बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बॉन्ड है, एनर्जी बॉन्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो दाता ऊर्जा स्तर है वो कहाँ होता है, कंडक्शन बॉन्ड के क्या होता है, चालन बैंड के समीप होता है, और इससे ये दूर होता है। और इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपका जो बैलेंस बॉन्ड है, ठीक है, वो उसके क्या होता है, ये नज़दीक होता है, और चालन बैंड से ये दूर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आगे है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूं कि ये पीएन जंक्शन डायोड इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताओ, उसके बाद आपको फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग पूछता है। ठीक है, और फिर आपके सेमीकंडक्टर डायोड्स के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताना होता है। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है भाई, और इसी के बेसिस पे ट्रांजिस्टर भी काम करता है। तो कह सकते हैं यहाँ से आप लोगों की जो शुरुआत है वो काफ़ी टफ होने वाली है, और आपको ध्यान से एक चीज़ को समझना होगा। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या है, कुछ नहीं है, आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को साइड में रख दिया, तो क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो उसके मध्य स्पर्श सतह को, ये देख सकते हो, ये एक स्पर्श सतह यानी यहाँ पे जंक्शन बन गया, तो इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि को प्रायः अर्धचालक डायोड या पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखोगे। अब ये भैया एक्चुअल में होता कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाता है। ठीक है, तो यहीं से आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा आप सभी को। ये है पी टाइप अर्धचालक और एक है एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है, ठीक है, कमी देखने को मिलेगी पी टाइप में, और एन टाइप में देखोगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो गतिशील इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गतिशील कोटर है। ठीक है, कोटर के ऊपर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब यहाँ पर होल कैसे हुआ, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज था और वो निकल करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सिंबल हो गया। क्लियर बात है, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब पीएन जंक्शन बनने के लिए होता क्या है कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा ये इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये इधर की तरफ मूव करने वाला है, अर्थात एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आने लगेगा, इसकी तरफ, यानी पी साइड की तरफ आने लगेगा। और जो पी साइड का होल है ये कहाँ पर जाने लगेगा मेरे प्यारे साथियों, ये जाने लगेगा किधर, आपके एन साइड की ओर। ध्यान से सुनिएगा, एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पी साइड की तरफ आने लगेगा, और पी साइड का जो होल है ये किधर जाने लगेगा मेरे प्यारे साथियों, एन साइड के इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों के जाने से क्या होगा कि एक डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाती है। क्या होती है, एक लेयर तैयार हो जाती है।
ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं तो यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है? डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाती है। अब ये कुछ इस तरीके से आपका डिप्लेशन लेयर मोटा में कर देता हूँ, ठीक है। डिप्लेशन लेयर यहाँ पे तैयार हो गई। अब पीएन जंक्शन बनाने का मोटिव यही था कि ये डिप्लेशन लेयर तैयार हो, जिससे यहाँ पर क्या हो कि विद्युत की सप्लाई हो। और अगर विद्युत बन रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, विभवांतर वहाँ पर क्रिएट होगा, जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। यहाँ क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये है बैरियर पोटेंशियल। अर्थात ये कोटर अब यहाँ नहीं जा पा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक लेयर बन गई, ठीक है भाई। यहाँ से उठा यहाँ पे आ गया, ये उठा यहाँ पे आ गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो एक लेयर तैयार हो गई, ठीक है, जिसे हमने क्या किया, डिप्लेशन लेयर, और उसकी वजह से वहाँ पे विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। अब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। आपको याद रखना पड़ेगा सिलिकॉन से 7 और जर्मेनियम से 3, ठीक है। हम जब 2000 मेरे हिसाब से 21 में रहूँगा डिप्लोमा में, तो ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने गलत भी किया था, ठीक है। तो मैंने ये टेक्निक याद किया था, सिलिकॉन से 7, ठीक है, सिलिकॉन से हमेशा आपको 7 याद रखना है। तो ये हो गया पूरा पीएन जंक्शन डायोड। एक बार फिर से आप सभी को समझा देता हूँ। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अटैच हो जाता है तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पी के अंदर होते हैं कोटर और एन के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के कोटर की तरफ जाना चाहते हैं और पी टाइप के कोटर एन टाइप के इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहते हैं। फिर दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। फिर दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 वैल्यू होती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वैल्यू होती है। इसी चीज़ का यूज करके हम किसी भी इक्विपमेंट को यहाँ पे चलाते हैं। अब आता है यहाँ पर एक और चीज़, क्या आता है, फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे, बट यहाँ पे इसको समझना जरूरी है, फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग, ठीक है। अब पहला फॉरवर्ड, ठीक है, पहला फॉरवर्ड हम देखेंगे। अगर हम पी साइड को क्या करें, पी साइड को हमने क्या किया कि पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन साइड को हमने क्या हुआ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। कोई बैटरी है तो बैटरी में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो बैटरी के पॉजिटिव से हम पी टाइप को जोड़ दिया, नेगेटिव से हमने किसको जोड़ दिया मेरे प्यारे साथियों, एन टाइप को जोड़ दिया। तो क्या हो जाता है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है आपका, ठीक है, ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है, पतला होने लगता है, ठीक है। जब पतला होने लगेगा एक समय आएगा कि एकदम से कम हो जाएगा और आपका जो करंट है, करंट फ्लो है, वो आसानी से होने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मिल गए तो करंट फ्लो आपका आसानी से होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायोड ऑन। क्या कहते हैं, डायोड ऑन। अब अगर यही चीज़ हम करें कि बैटरी के पी टाइप को हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, पी टाइप को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और इसे पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, यानी अब करंट नहीं बहेगा, यानी डायोड ऑफ हो गया। इसे डायोड ऑफ कहते हैं, यानी करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो इतना सा मैकेनिज्म था, मुझे आशा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना समझना आप सभी के लिए मतलब कह सकते हैं कि बहुत आसान है, कुछ इसमें है ही नहीं। पी और एन को एक साथ जोड़ दिया गया, एन वाला पी की तरफ गया, पी वाला एन की तरफ गया। एन के पास इलेक्ट्रॉन है, पी के पास होल है यानी कोटर है। दोनों के बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन गई, जिससे वहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं। अगर हमने क्या किया, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से जोड़ा, ठीक है। तो पी को आपको नेगेटिव से जोड़ा और एन को पॉजिटिव से जोड़ा, तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो है बंद हो जाता है, ठीक है। करंट का फ्लो नहीं बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका डिप्लेशन लेयर है ये चौड़ा हो जाएगा। और अगर
तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर इसको पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, इसको हमने इसके नेगेटिव से जोड़ दिया। पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा, यानी करंट का फ्लो होने लगेगा। इतना सा मैकेनिज्म था। अब आते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का परिपथ चिन्ह देखते हैं। ठीक है, इसमें एरो हेड पी क्षेत्र तथा पट्टी एन क्षेत्र को दिखाता है। एरो की दिशा पी से एन की ओर होती है, तो ये आपको एक परिपथ चिन्ह है। ठीक है, इसमें एरो हेड होता है। ठीक है, यहाँ पे पी और एन है, और एन क्षेत्र जो है पट्टी को दिखाता है, और एरो की दिशा पी से एन की ओर होती है, और यहाँ पे एनोड और कैथोड आप बना दोगे तो ये डायोड का परिपथ प्रतीक हो गया। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक में आता है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, जैसा कि मैंने समझाया, लेकिन फिर भी हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को यहाँ पे समझाते हैं। अगर हम बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से डायोड के पी भाग को हमने क्या किया, पी भाग को पॉजिटिव और एन भाग को नेगेटिव टर्मिनल से जो संयोजित करते हैं तो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग होता है। ठीक है, यानी सिंपल सा क्या है, करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, और ये जो डिप्लेशन लेयर है वो डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर एकदम से कम हो जाती है। क्लियर बात है। थ्योरी लिखा है, पढ़ लेते हैं, बहुत इजीली आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, अर्थात डायोड ऑन, ठीक है, तो पीएन जंक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह तब तक नहीं होता जब तक पीएन जंक्शन के सिरों के बीच आरोपित वोल्टेज का मान फोरियर पोटेंशियल से अधिक नहीं हो जाता। यानी आपने क्या किया कि पी को हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ा, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, एकदम से जो मोटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, एकदम से पतली हो गई। और जब पतली हो गई तो जो वेरियर पोटेंशियल है, ठीक है, वहाँ का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो आपका उसके जो भी डिप्लेशन लेयर है उससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तब बैटरी के नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र से और पी क्षेत्र की ओर चलने लगेगा, और पी क्षेत्र में होल निकलकर एन क्षेत्र की ओर चलने लगेंगे। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगा और यहाँ से होल्स यहाँ पर जाने लगा। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन लेयर बहुत कम हो गई और सिरों के बीच आरोपित वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल के प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, जिससे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात मैंने ऊपर भी समझाई थी, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब आते हैं हम रिवर्स बाइसिंग की तरफ। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड ऑलरेडी बना है, एन भाग तथा पी भाग है, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है, डायोड ऑफ, यानी करंट फ्लो बंद, ठीक है, करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाए तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब हम रिवर्स बाइसिंग में पी साइड को क्या कर देते हैं, पी साइड को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ठीक है, और कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। पी साइड को हमने नेगेटिव से जोड़ा और आपके एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, चौड़ा हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा और यहाँ से जो आपके कोटर हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जा नहीं पाएंगे और करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो यही लिखा होगा यहाँ पर। जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से और पॉजिटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तथा होल्स जंक्शन से दूर भागते हैं वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो है बढ़ती जाती है। चौड़ाई बढ़ेगी तो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ता है और जंक्शन पर उत्पन्न हुए बैरियर पोटेंशियल की ध्रुवता बाहर से आरोपित रिवर्स वोल्टेज के समान होती है और हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो पाता। यूज कहाँ कहाँ करते हैं पीएन जंक्शन डायोड का, कंप्यूटर के लॉजिक में, ठीक है, डायोड की तरह, विभव के स्थायीकरण में, दूर संचार में, एसी को डीसी में यानी रेक्टिफायर में, ठीक है भैया। चलिए, हमारे सिलेबस के अंदर है कि सम एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड का सम एप्लीकेशन ऊपर मैंने बता दिया था, एसी टू डीसी कन्वर्सन जिसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, सिग्नल क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग, स्विचिंग सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, एलईडी लाइट एंड इंडिकेटर, डिटेक्शन एंड डीमॉड्यूलेशंस,
ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, सोलर सेल्स। तो ये आपको एग्जाम में जरूर लिख देना है अगर आपके आता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने भैया ट्रांजिस्टर के ऊपर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर में आप सभी को पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना है और कुछ एप्लीकेशन पढ़ना है। तो पहले हमको ट्रांजिस्टर पढ़ना समझना होगा, उसके बाद पीएनपी, फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर हम समझेंगे। तो ट्रांजिस्टर जो है मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही है और काफ़ी कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, यानी टफ भी है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर के ट्रांजिस्टर को समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम ट्रांजिस्टर को आपको समझाते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस प्लस इस्टर। क्लियर बात है, ट्रांस प्लस इस्टर। अब ट्रांजिस्टर जो है उसका मतलब क्या है, ट्रांसफर करता है किसका, रजिस्टर का, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है। अब ये होता क्या है, ये 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है। ये कैसे है, आइए हम 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति को समझाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर का एक टाइप है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 अर्धचालक के बीच में पीएनपी यानी एक पी हो गया, एक पी हो गया, एक एन टाइप अर्धचालक को हमने लगा दिया। यानी इसकी जो बेस हो, इसका जो विड्थ होगा ये कम होगा, इसका विड्थ जो होगा वो कम होगा। यानी इसे हम कहेंगे अर्थात थिन लेयर, एन जो होगा वो थिन लेयर होगा, और ये आपका जो होगा ये ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होगा। तो ये 3 टर्मिनल कैसे हो गए, एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा, एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा और एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा। तो क्या हो गया, ये आपके 3 टर्मिनलों वाली अर्धचालक युक्ति है, जिसमें 2 विशिष्ट टर्मिनलों के मध्य बहने वाली विद्युत धारा को तीसरे टर्मिनल में प्रवाहित धारा से नियंत्रित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 टर्मिनल के बीच में, मान लो इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के बीच में जो प्रवाहित धारा है, ठीक है, वैद्युत धारा है, वो तीसरे वाले टर्मिनल से हम क्या करते हैं, प्रवाहित धारा से, उन दोनों वाली बहने वाली धारा को तीसरे वाली जो टर्मिनल है इससे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी जो मैकेनिज्म है ये हमारा ट्रांजिस्टर मैकेनिज्म है। ट्रांजिस्टर मैकेनिज्म समझ में आया। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि हम आपके रजिस्टर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और यह 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। इसमें 2 आपका सेम होगा सेमीकंडक्टर और एक डिफरेंट सेमीकंडक्टर होगा, यानी पी देखे तो आप सेम है और एन अलग है। एन जो होगा वो थिन लेयर होगा, ठीक है, जिसे हम बेस भी कहेंगे, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 टर्मिनल और एक यहाँ पे 3 टर्मिनल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके 2 टर्मिनल को यूज करके 2 टर्मिनल की धारा को तीसरे टर्मिनल की धारा से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब देखो ये पी एन क्या है, एक यहाँ पे जंक्शन बन जाएगा और एन पी एक जंक्शन बन जाएगा। क्लियर बात है भाई। तो यहाँ पर एक पी एन संधि होती है जिसे हम पी एन के बीच में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आगे दिखाता हूं। पी एन है, ठीक है, पी एन के बीच में क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। अब फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होगा, यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से है और यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल एन से है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। अगर बात करें एनपी ट्रांजिस्टर के बीच, एनपी डायोड के बीच में बात करें, ठीक है, तो एनपी में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी 1 जिसे हम बीई कहेंगे और बैटरी 2 बीसीसी कहेंगे, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बेस से जुड़ा हुआ है यानी एन से जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव टर्मिनल कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसके 3 पोर्शन होते हैं, एक इमीटर होता है, कलेक्टर होता है और एक बेस होता है। खैर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमने इस पोर्शन को समझाने के लिए आप सभी को नीचे आ गया। इसकी एक जो जंक्शन होता है, संधि का मतलब जंक्शन, जिसे अमीटर बेस कहते हैं। अमीटर बेस नहीं होता, एक्चुअल में ई मीटर बेस होता है। क्या होता है, ई मीटर, ठीक है, इमीटर बेस होता है, जो कि अग्र अभिनत का मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग देता है। अब ये फॉरवर्ड वाइसिंग से क्या होता है, इनपुट सिग्नल मिलता है, इनपुट सिग्नल, ठीक है, किसको देता है, इसके प्रतिरोध को। अब ये वाला, जहां ये वाला इसकी प्रतिरोध की बात करें, इस पी एन जंक्शन डायोड के प्रतिरोध की बात करें, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं ई मीटर बेस, ई मीटर बेस, ई मीटर बेस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। अगर बात करें इस वाले कलेक्टर बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस, ठीक है,
इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका वोल्टेज भी क्या होगा यहाँ पे, हाई होगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में समझने में, ठीक है। आपको इतनी चीज़ों को नोट करना होगा। तो ये क्या करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग इनपुट सिग्नल को निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल को हमको लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कौन, फॉरवर्ड बाइसिंग इमीटर बेस। और जो दूसरी संधि होगी वो कौन सी होगी, रिवर्स बाइसिंग होगी, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग के कारण आउटपुट पर हाई प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो आउटपुट यहाँ पे कलेक्टर बेस पर क्या होगा, उच्च प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये हो गया पहले नंबर तो ट्रांजिस्टर के बारे में। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में। पहला ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर। डायरेक्ट आप सभी से पीएनपी ट्रांजिस्टर ही पूछता है। अब मूव करते हैं इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम को अभी थोड़ा बहुत जरूर समझा दिया है। ये आपका पोर्शन इमीटर होता है, ये आपका पोर्शन जो एन वाला है बेस है, और ये कलेक्टर है, ठीक है। कलेक्टर बेस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है। इमीटर बेस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्टेज कम होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इमीटर वाला जो होता है, इमीटर पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इमीटर, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मीटर वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा होल होते हैं, क्या, ज़्यादा होल्स होते हैं, ठीक है। बेस में क्या होता है, बहुत कम यहाँ पे डोपिंग होती, बहुत कम, मतलब ज़्यादा डोपिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होल्स, ठीक है, ज़्यादा छिद्र होना, ठीक है। तो बेस में बहुत कम, और जो आपका कलेक्टर होता है उसमें मध्यम होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम, और एन में सबसे कम। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आप सभी को इसके चीज़ों को हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, फिर आपको इसके मैकेनिज्म को समझाऊंगा। थ्योरी के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, थ्योरी आप सभी समझेंगे, पहले मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ जाओगे तो थ्योरी आप आराम से लिख सकते हो। इसमें जो मेजॉरिटी होता है, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल्स होता है। होल्स क्या होता है, मेजॉरिटी, आप सभी का मेजॉरिटी कैरियर होता है, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर होता है आपका होल्स, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो मेजॉरिटी में चार्ज पार्टिकल कैरियर्स होता है वो होल्स होता है। अब आते हैं हम अपने मैकेनिज्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो बैटरी लगी है, बैटरी 1, बैटरी 2। बैटरी 1 को हम BE कहेंगे, बैटरी 2 को हम B क्या CC कहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब बैटरी BE से यहाँ पे आप सभी देखेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया, ठीक है। अब ये जो आपका कोटर लगा हुआ है, ठीक है, कोटर, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। कोटर क्या होंगे, बेस की तरफ ये जाएंगे, ठीक है। अब ये बेस की तरफ जब जाएंगे तो बेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा कुछ। आपको पता है कि जो बेस है ये बहुत थिन लेयर है, यानी मैंने बताया कि इसमें बहुत कम डोपिंग हुई है, यानी बहुत कम आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मान लो ए इलेक्ट्रॉन है और ये आपका गया, तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, 1 होल और 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, कंबाइंड होकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन ये देखो न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन सब न्यूट्रल नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में है, ठीक है, बहुत कम संख्या में है। तो ये क्या किए, पी की तरफ बढ़ गए, किसकी तरफ, पी की तरफ बढ़ गए। कौन से, पी के कोटर यानी होल्स, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गए, ये कलेक्टर के अंदर आ गए, यानी इस कलेक्टर के अंदर चले गए। अब जब एक होल पी में पहुंचेगा, ठीक है, तो जब यहां पे मान लो कोई पी में पहुंच गया, यहां पे होल ये पी में पहुंच गया, तो इस BCC बैटरी से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां पे इसको न्यूट्रल किया था, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और जा करके यहां पर इस होल और इलेक्ट्रॉन यानी इसको भी न्यूट्रल करेगा, ठीक है। BC से एक जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल को न्यूट्रल करेगा। अब जैसे यह पोर्शन होगा तो यहां पर फिर यहां पर एक मैकेनिज्म काम करेगा। क्या मैकेनिज्म काम करेगा कि आपके एमीटर में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का क्या मतलब है, देखो,
कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा का मतलब यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एक आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर, पी से किधर की तरफ आ जाएगा, बैटरी ई की तरफ आएगा, ठीक है। और जब ई की तरफ आएगा तो ई से होते हुए BCC की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जब कहीं पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ये होल्स बनेगा। जो ये होल्स बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये किधर की तरफ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यहाँ की तरफ निकल जाएगा। सेम अगर जब बात करें बेस की, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये जो BE है यहाँ से आपका जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके बेस की ओर जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका बेस की ओर जाएगा, ठीक है। वो क्यों जाएगा? क्योंकि आपका ये जो निकला था कोटर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से क्या किया था, न्यूट्रल कर दिया था। ये वाली जगह क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। उस जगह को खाली करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन BE की तरफ से जाएगा। कहाँ पर जाएगा? बेस के अंदर जाएगा। और BE से क्या होगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था BE से BC की ओर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके इस पूरे पोर्शन के अंदर 3 करंट आएगा, एक IC, एक IB और एक IE, ठीक है। क्लियर बात है भाई? तो जो IE होगा वो बराबर होगा IB और IC के। तो ये आपका PNP ट्रांजिस्टर का पूरा मैकेनिज्म है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपका एमीटर बेस लगा है, यहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर बेस है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में दो P आपका सेमीकंडक्टर होगा और एक N सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। इसके अंदर होल मेजॉरिटी कैरियर है। इमीटर जो बेस है इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज कम होगा, कलेक्टर बेस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। बैटरी लगी हुई है 1, बैटरी 2 जिसका नाम है BE और जिसका नाम है बैटरी 2। बैटरी E का पॉजिटिव टर्मिनल इमीटर से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल बेस से जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल N से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल P से जुड़ा होगा तो रिवर्स बाइसिंग होगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि यहाँ से आपका करंट पास हुआ और ये वाला जो होल था, ठीक है, यहाँ पर गया N में। N से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से मैच किया तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन बाकी होल्स जो है P के अंदर आ गए। बाकी होल जब P के अंदर आ गए, कलेक्टर के अंदर आ गए, तो उसके बाद यहाँ पर भी न्यूट्रल करने के लिए चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पर न्यूट्रल कर रहा है। और जब यहाँ से न्यूट्रल किया तो इस यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया BE की ओर और BE से BC की ओर चला गया। इसी क्रम में यहाँ पर जो न्यूट्रल हुआ था वहाँ के न्यूट्रल की जगह खाली हो गई तो BE से इलेक्ट्रॉन बेस में चला गया। इस तरीके से 3 करंट फ्लो हो रहे हैं, IE, IB, IC, और IE की वैल्यू IB प्लस IC के बराबर होगी। ये है आपका PNP ट्रांजिस्टर। मुझे आशा है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थ्योरी में हिंदी कुछ लिखा है, फॉरवर्ड वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, बट मुझे आशा है कि आपको थ्योरी भी समझने की आवश्यकता मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने समझ लिया। फॉरवर्ड वाइसिंग होने के कारण उत्सर्जक, ठीक है, एक है आपका एमीटर जिसे हम कहते हैं उत्सर्जक, एक है कलेक्टर जो कि क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इमीटर यानी उत्सर्जक क्षेत्र में उपस्थित कोटर आधार की ओर चले जाते हैं। यहाँ से ये आधार की ओर जा रहे थे, अभी मैंने समझाया, जबकि आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की ओर चले गए, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इधर की तरफ आए, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल होना है, ठीक है। चूंकि आधार बहुत पतला है, इसमें प्रवेश करने वाले कोटर संग्राहक यानी कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से न्यूट्रल तो हुआ लेकिन काफ़ी यहाँ पे चले गए, किसके अंदर, कलेक्टर के अंदर, ठीक है, यानी P के अंदर चले गए। उनमें से बहुत कम आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं। जैसे कि कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, वैसे ही कोटर इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करता है, ठीक है। जैसा कि भी मैंने अपने तरीके से चीज़ों को समझाया, आपने समझा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोग करेगा तो बैटरी E से निकल करके इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाएगा और वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आधार में प्रवेश करता है। यहाँ से देखो, बैटरी C से निकल करके आधार में प्रवेश किया था, ठीक है, वो चीज़ पहले यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक इसी क्षण उत्सर्जक में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी BEB की सिरे तक पहुँचता है। यहाँ से आपके कलेक्टर से निकल करके, ठीक है, आपके बैटरी BEB के सिरे पहुँचेगा जो आधार की ओर चलने लगता है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में एक क्षीण धारा बहती है
जो कोटर यानी होल्स कलेक्टर में प्रवेश करते हैं, जो कि उत्क्रम अभिनत है और कोटरों के चलने में सहायक है। ये टर्मिनल सी पर पहुंचते हैं। जैसे ही कोई कोटर सी पर पहुंचता है वैसे ही बैटरी बीईबी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक निकलकर बैटरी के बीईबी के धन सिरे से प्रवेश कर पाता है। इसी प्रकार संग्राहक उत्सर्जित परिपथ में धारा बहती है। तो ये पूरा थ्योरी है, लेकिन मुझे आशा है कि जो मैंने आपको समझाया उस प्रकार की थ्योरी आप लिखोगे। देखो, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया उसके बेसिस पे लिखा, यहाँ पर वही चीज़ को बताया गया है। अब आपको कोटर और ये जो आपका सी लिखा हुआ है ये सब आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको समझाया उस तरीके से अगर आप सभी लिखते हो तो 100% पूरे नंबर आप सभी को मिलने वाले हैं। और इस थ्योरी का भी थोड़ा बहुत आप सहारा लेकर के अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए हम इसी तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, एन होगा, एन होगा और पी होगा, ठीक है। ये आपका बेस होगा, इमीटर, कलेक्टर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें दो एन टाइप अर्धचालक पदार्थ के बीच में एक पी टाइप अर्धचालक पदार्थ को रखा जाता है, जिसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस ट्रांजिस्टर का उपयोग कमजोर सिग्नल को मैग्नीफाई यानी आवर्धित करने के लिए यानी दूर बड़ा करने के लिए किया जाता है। यानी कमजोर सिग्नल है तो उसको बढ़िया दिखे, और कमजोर सिग्नल एमीटर से ट्रांजिस्टर को दिया जाता है तथा आवर्धित सिग्नल को कलेक्टर से प्राप्त किया जाता है। यानी एमीटर से हमने वीक सिग्नल दिया, ठीक है, और आपका मैग्नीफाइंग जो सिग्नल है वो किससे, कलेक्टर से हमने प्राप्त किया। तो ये जो मैकेनिज्म है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यूज होती है। आइए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को बहुत प्यार से समझेंगे। फॉर्मूला वही है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है। और ये आपकी पूरी थ्योरी है, लेकिन हम जो आप सभी को समझाना चाहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस पूरे फिगर के अंदर आपको अब अमीटर, बेस, कलेक्टर ये सब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी दो बैटरी लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बीई है, बीसीसी है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी जहाँ पर ये होल्स थे, अब क्या है यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से जब आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे न्यूट्रल होंगे, लेकिन ये डिफ्लेक्शन लेयर बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम समझाते हैं कि एक चीज़ को। तो अगर आपने पीएनपी अच्छे से समझ लिया तो एनपीएन समझने में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एन क्या है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होगा, ठीक है, मेजॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपका इसके अंदर कलेक्टर के अंदर मीडियम डोपिंग होती है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत लेस यानी बहुत पतला होता है, ठीक है। इतनी बात तो ऊपर भी क्लियर हो गई थी। चलिए, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया, ठीक है। अब मूव किया तो यहाँ पर आपका जो भी कोटर होगा उसके साथ क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एन के अंदर, ठीक है। अब एन के अंदर जो भी हमारा क्या नाम है पॉजिटिव कोटर होगा उसके साथ तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो करंट फ्लो होने लगेगी, यहाँ पर ये करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये जो भी कोटर था डिफ्यूज हुआ, लेकिन जो भी अब इलेक्ट्रॉन बचा वो आपके इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसी तरह बेस के अंदर आइए, पी के अंदर भी आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचा वो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो करंट आई बी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट इंड्यूस्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव की तरफ आएगा तो यहाँ से आपकी जो क्या नाम है आपकी करंट है इंड्यूस्ड हो रही है आई ई, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और आई बी बराबर आई माइनस आई सी, और ये आपका सिंबल है। ऊपर भी मैंने बताना भूल गया आप लोगों को, अगर आप सभी से सिंबल पूछता है तो आपको ये सिंबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आइए हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अंदर धारा चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, अर्थात बाहरी परिपथ में कोटर का प्रवाह होता है, तब बाहरी परिपथ में आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये तो अलग बात है, ठीक है। एमीटर बेस बीई के प्रभाव से एमीटर के इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है, और एमीटर बेस जंक्शन को पार करते करते बेस में पहुंचते हैं। अब बेस के अंदर डोपिंग बहुत हल्की होती है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ बेस के कोटर से संयोग करके लुप्त होने यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। शेष इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाएंगे, जहां से कलेक्टर बैटरी के बीसीसी के द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिए जाते हैं। जो ये कलेक्टर है, जहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो बीसीसी के द्वारा हमारा क्या आएगा, बीसीसी के द्वारा देखो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब इधर की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि हमारा करंट जनरेट हो गया, और कलेक्टर से बैटरी के बीसीसी में जाने से इलेक्ट्रॉन के कारण कलेक्टर धारा आईसी प्रवाहित होगी। एमीटर बेस जंक्शन में धारा आई कलेक्टर बेस जंक्शन से नेगेटिव बेस जंक्शन में प्रवाहित होने वाली धारा आईसीसी की तुलना में अधिक होगी और बेस क्षेत्र की चौड़ाई कम होती है। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है अगर आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और हमारे सिलेबस के अंदर है, क्या है हमारे सिलेबस के अंदर, सम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। उसके पहले गुण या दोष समझ लेते हैं। ये सस्ता होता है, इन्हें कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जा सकता है, इनका जीवन काल अधिक होता है और ट्रांजिस्टर का बेस बहुत छोटा होता है, और ये कि इनकी दक्षता क्या होती है, ये काफ़ी अधिक होती है, ठीक, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अधिक होती है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई टेम्परेचर पर कार्य नहीं कर सकते, एक समान बिहेवियर नहीं करते, हाई वोल्टेज शक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये अधिकतर शोर ज़्यादा करते हैं। एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस के अंदर है, स्विचिंग एप्लीकेशन, एलईडी ऑन ऑफ कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर आउटपुट एप्लीकेशन, एम्पलीफायर की बात करें, आइडियो एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, डिजिटल लॉजिक सर्किट, नॉट एंड आर गेट्स, सेंसर में टेम्परेचर सेंसर, करंट सोर्स सर्किट, स्टेबल करंट निकालने का करंट मिरर। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। तो हमारा फाइनली 6th यूनिट कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 7 की हम शुरुआत कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने 6 यूनिट करा दिया है, तो आप सभी 6 यूनिट तक कंप्लीट कर सकते हैं। और यूनिट नंबर 7 है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो यूनिट है मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। जैसा कि हर वीडियो की भांति मैं बता दे रहा हूँ, 4 से लेकर के 5, 6, 7 इस चारों यूनिट आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से मिलेगा भी, लेकिन ऑलरेडी आप सभी को पैटर्न पता होगा कि 2 नंबर 2.5 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। तो ये जो संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे 8 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पे करने होते हैं 5। तो ये जो आपका 5 दूनी 10 और 2.5 अट्ठे कितना हो गया, 8 दूना 16 और यहाँ पे 16 4 20, ठीक है। तो ये जो 30 नंबर यानी 60 में से 30 नंबर सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। क्लियर बात है भाई। और फिर आपको 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को ध्यान में रखना ये है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करना है। यूनिट नंबर 7 का पहला टॉपिक है ग्राउंड एक्साइटेड एंड मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल्स। ओवरऑल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है एटम एनर्जी लेवल, ठीक है। थ्योरी के ऊपर जाने से पहले हमने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, उसको आपको समझा देते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ ऑर्बिटल होते हैं जैसे कि KLMN, जिसे आप सभी कोष कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता होगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक न्यूक्लियस समझ लो, उसके चारों तरफ KLMN कोष में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड और एक्साइटेड। पहले देखो ग्राउंड समझो। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब जमीन, यानी आप सभी अगर लिफ्ट में कभी बैठे हो तो वहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट चलता है, फिर सेकंड चलता है, फिर थर्ड चलता है, ठीक है। यानी एक ग्राउंड फ्लोर होता है, यानी सबसे नीचे, ठीक है। तो आपके पहले कोष में, यानी इस न्यूक्लियस वाले कोष यानी के कोष में, यानी जब n की वैल्यू जो 1 होती है, ठीक है, उस वाले केस में, उस वाले केस का मतलब कोष में जब आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। अब होता क्या है कि ग्राउंड वाले एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को जब हम हीट देते हैं या कोई भी लाइट देते हैं, जिससे क्या होता है, ये एक्साइटेड होता है, तो ये कैसे कैसे जाएगा, एल में। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी एक बार ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड हो चुका है।
और हमने हीट दिया तो ये के से एल में गया, ठीक है, के से एल में गया, एल से कहाँ पे चला गया, एम में चला गया। अब यहां पर जब चला गया तो इसे हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब होता क्या है कि एल में जाए या एम में जाए, यहां पर स्टेबल नहीं होता है, यहां पर ये स्टेबल नहीं होता है, फिर से ये ग्राउंड पर आ जाता है, फिर से इस ग्राउंड वाले पोजीशन पर ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपको इतना ज़्यादा इसको हीट दे दिया, इतना ज़्यादा इसने इसको आपको एनर्जी दे दिया कि ये आप सभी के जो भी एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम पोजीशन पे आ गया, जहां पर ये स्टेबल हो गया, तो इसे हम कहते हैं मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल। क्लियर बात है भाई? इतना आपको ठेठ भाषा में मैंने समझा दिया। इन सब को मैं इरेज कर देता हूं आप सभी के सामने, और आपके सामने लिखी हुई थ्योरी को आपके साथ हम पेश करते हैं। तो चलिए आपके सामने लिखी हुई थ्योरी को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है वो ग्राउंड के बारे में लिखा हुआ है। तो ग्राउंड क्या है? यह किसी परमाणु या इलेक्ट्रॉन की सबसे लो एनर्जी अवस्था होती है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे लो एनर्जी अवस्था है, यानी ये न्यूक्लियस के आसपास आपका रहता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन सबसे स्थिर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। परमाणु क्या होता है? न्यूट्रली ग्राउंड स्टेट में ही होता है। परमाणु जो होता है वो नेचुरली कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में ही होता है। तो आपका ग्राउंड स्टेट क्या है? जब आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में चक्कर लगा रहा हो तो उस प्रकार की स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। वो नेचुरली ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अब ये बताओ, आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे हो, यानी ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यहीं पर रहना है, ग्राउंड फ्लोर पे ही रहना, तो कोई जरूरत थोड़ी एनर्जी किसी चीज की। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार के लिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पे रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, जैसा कि मैंने बताया कि n बराबर जब 1 होगा यानी वो आपका ग्राउंड स्टेट में होता है। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट की तरफ। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हीट, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी बताया, हीट दे दो, एनर्जी दे दो, ठीक है, लाइट दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, मिलेगी, तो वो ऊंचे एनर्जी लेवल्स पर चला जाता है। अभी मैंने डायग्राम आप सभी को बताया, वो के से कहाँ पे जाया? एल में चला गया या एम में चला गया, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। के से कहाँ चला गया? एल में या एम में चला गया। तो इसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो उसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एल से एम में गया तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। यह स्टेट अनस्टेबल होती है, जैसा कि हम मेटा स्टेबल की बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन गया अनस्टेबल है, वहां पर वो रुक नहीं सकता, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्राउंड स्टेट में फिर से वापस आ जाता है। और जब ये वापस आएगा तो उस समय फोटान उत्सर्जित होगा। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, इसी के लिए मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, कि हमें फोटान का उत्सर्जन करना है, हमें बहुत सारे बीम बनाने हैं, लेजर बनाने हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में हमको स्टडी करनी है, इसीलिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। और अगर हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो n बराबर 2 और 3, जैसे कि मैंने बताया, सेकेंड वाले कोर्स में से फर्स्ट वाले में से सेकेंड में गया, सेकेंड से थर्ड में गया, इतना ही हो सकता है एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। अब आते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यह भी क्या होती है? एक एक्साइटेड स्टेट होती है, लेकिन क्या होता है कि सामान्य एक्साइटेड स्टेट की तुलना में क्या होता है, अधिक समय तक रहती है। यानी आप बहुत समय तक हवा में हैं और फिर क्या हो गए, वहीं पर स्टेबल हो गए, यानी अब नीचे आप नहीं आ पा रहे हो। लगभग 10⁻³ से 10⁻² सेकंड होता है इसका लाइफ टाइम। इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन तुरंत वापस नहीं गिरता। यह ऑप्टिकल पंपिंग और लेजर में महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया कि मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट के ऊपर ही है। ग्राउंड स्टेट में है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्साइटेड जब हो रहा है तो उसी का स्टडी करके बहुत सारे, कह सकते हैं, इक्विपमेंट तैयार किए गए हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्पॉन्टेनियस इमिजन। क्या है स्पॉन्टेनियस इमिजन? अगर मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस इमिजन की, तो स्पॉन्टेनियस इमिजन को हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फिर स्पॉन्टेनियस इमिजन समझ में आ जाएगा। मैंने आप सभी को बताया कि ये आपका ग्राउंड स्टेट है, मान लो, ठीक है।
ये आपका ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, स्टेबल ये नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में ये स्टेबल नहीं है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिर से वो ग्राउंड में आ जाता है, फिर से ग्राउंड में आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में आता है तो वापस आते समय फोटान, फोटान का मतलब यह है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के कण, ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वही चीज स्पॉन्टेनियस इमिशन कहलाती है। आइए कैसे बताते हैं, देखिए यहां पर जब एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइटेड कर दिया है, यहां ग्राउंड से ये चला गया आपके पहले वाले में, ठीक है, एक्साइटेड होकर, या ये सेकंड वाले में चला गया, ठीक है, पहले से सेकंड में चला गया, लेकिन वो बिना किसी बाहरी प्रकाश या ऊर्जा के प्रभाव के, आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये ऑटोमेटिकली फिर से यहां पर आ गया, लेकिन हमने कोई भी प्रकाश या एनर्जी नहीं दिया, और वो लोअर एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड लेवल पर आ जाए और प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे कि मैंने बताया फोटान, फोटान का उत्सर्जन करता है, तो इसे स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में स्थिर नहीं रखना होता है, वह खुद नीचे आ जाता है, इसे हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन समझ में आ चुका होगा। तो स्टिम्युलेटेड इमिशन को समझाने के लिए अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। अगर मैं देखता हूँ कहीं पे ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन तो यहाँ पर है, आइए ये है हमारा एक ऑप्शन हमारे पास बनाने का डायग्राम, ठीक है। चलिए यहीं पर आप लोगों के लिए डायग्राम बनाएंगे। आप सभी को पता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड को जी से लिख दे देते हैं, और एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है E1 है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है, और ये इसने क्या किया, एच न्यू एनर्जी लिया, ठीक है, एच न्यू एनर्जी लिया। आप सभी को पता है जब एनर्जी लेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर दूसरा हम डायग्राम बनाते हैं आप सभी के सामने। ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पहुँच चुका है, ठीक है, आपका एच न्यू एनर्जी लेकर के। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब होगा क्या मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर कोई एच न्यू एनर्जी का कोई फोटान यहाँ पर अगर मिलेगा तो ये इससे इंटरेक्ट होगा, ठीक है, इंटरेक्ट होगा, और फिर से यहाँ पर आपका ये ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट पर आ करके, जैसा कि पता है कि जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो फिर आपका फोटॉन छोड़ेगा, और वो जो फोटॉन छोड़ेगा वो एच न्यू छोड़ेगा, ठीक है। तो एच न्यू फोटॉन यहाँ पे छोड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन, ठीक है। अगर ये डायग्राम आप बनाते हो तो नंबर मेरे प्यारे साथियों में पूरे मिलेंगे, ये मैं आप सभी के साथ 100% कह सकता हूँ, ठीक है। क्लियर बात है भाई। चले आइए स्टिम्युलेटेड इमिशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि कोई प्रकाश फोटान यदि किसी उत्सर्जित परमाणु से गुजरता है, ठीक है, आपने कोई भी आपका एटम था, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, एच न्यू दे दिया, ठीक है, एनर्जी दे दिया, तो उत्सर्जन की क्रिया बहुत तेजी से होने लगी कि माना कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था E2 में है। अब ठीक बराबर तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश फोटान जैसे ही परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश फोटान होता है, ठीक है, असेंबली से गुजरता है, तो वह परमाणु एकदम ग्राउंड स्टेट E1 में आ जाता है, और ठीक बराबर तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश फोटान उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश को क्या करता है, उद्दीपित करता है। इस प्रकार इस पर डालता है, इस प्रकार का उत्सर्जन उद्दीपित उत्सर्जन कहलाता है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने ये चारों डायग्राम देख लेना है। यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल पे था, एनर्जी यहाँ पे इसने बताया कि उत्सर्जन की क्रिया होगी, क्यों, क्योंकि ये आपका कोई भी फोटान को आपने एनर्जी दिया, ठीक है। अब कोई परमाणु जो है उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड अवस्था में E2 में है, E2 एक्साइटेड अवस्था में है। अब क्या होगा कि उसके ठीक बराबर तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश फोटान यानी E2 अवस्था में एच न्यू इसने फिर से एनर्जी दे दिया, ठीक है। अब जब हमने क्या किया कि एच न्यू एनर्जी दे दिया, ठीक है, तो जो उत्सर्जित प्रकाश है वो फोटान होता है, और जहाँ पे भी है वहाँ के असेंबली से गुजरेगा
तो वो परमाणु सीधा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट E1 में आ जाएगा और फिर ठीक बराबर तरंगदैर्घ्य hν वाला प्रकाश का फोटोन उत्सर्जित करेगा और प्रकाश को क्या करेगा, उद्दीपित करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो इस प्रकार जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है उद्दीपित उत्सर्जन। मुझे आशा है कि आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया है स्टिम्युलेटेड इमिशन को। अब अगला हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन भी स्टिम्युलेटेड इमिशन की तरह है। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाए। ये ग्राउंड लेवल है और ये एक्साइटेड लेवल है। यहाँ पे कोई एटम रखा हुआ है, ठीक है। एनर्जी लेवल E1 है और एनर्जी लेवल E2 है। अब यहाँ पे मान लो N1 एटम रखा है, यहाँ पे N2 एटम है, ठीक है। यानी N1 में हो सकता है 10 हो, N2 में हो सकता है 20 हो, ठीक है। ये पता नहीं है, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको पता भी नहीं होनी चाहिए। अब पता हो जाएगा तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, फिर समझ नहीं पाओगे। देखो, यदि किसी प्रकाश के निम्न ऊर्जा स्तर में रहने वाले परमाणुओं की संख्या उसके उत्तेजित परमाणुओं की संख्या से अधिक हो तो प्रकाश फोटान डालने पर उसका अवशोषण हो जाता है। तब फोटान उत्पन्न होने की बजाय इसमें कमी हो जाती है। तो इस अवस्था को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। अब इसको समझना कैसे है, देखो, आपका N1 एटम है, इसको hν एनर्जी दी जाती है और ये क्या होता है, एक्साइटेड होकर के N2 में पहुंच जाता है, यानी E2 एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, एक्साइटेड एरिया में पहुंच जाता है। तो ये आपका N2 हो गया। अब मान लो आपका जो N1 है यानी ग्राउंड है, ये हमेशा क्या होता है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। किससे, S से ज़्यादा होती है, N2 से ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा कोई केस हो कि आपका N2 यानी एक्साइटेड लेवल का जो एटम्स है वो ज़्यादा हो जाए N1 से, यानी नीचे वाले से ज़्यादा हो जाए, तो होगा क्या कि अब जो N1 वाला क्या है यहाँ पे कम हो गया। अब जो hν फोटान दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका अवशोषण हो जाएगा। तो फोटान उत्पन्न होने की बजाय क्या होगी, उसमें कमी होने लगेगी। तो इसी चीज़ को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन समझने के लिए यही चीज़ समझना था कि जब हमारे N1 एटम एक्साइटेड होकर N2 में ज़्यादा चले जाते हैं और वहाँ पर N2 की संख्या N1 से ज़्यादा हो गई तो हमारा जो भी फोटान है, hν एनर्जी है, उसका अवशोषण हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू फोटान जैसे एनर्जी का अवशोषण हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा और फिर hν फोटान नहीं उत्पन्न होगा, यानी उसमें कमी हो जाएगी। तो इस अवस्था को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। यानी कोई hν फोटान बनने की बजाय उसका इन्वर्स होने लगे, तो इसी को कहते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगला है हमारा पंपिंग, ठीक है। तो पंपिंग पढ़ के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा पंपिंग क्या है। पदार्थ के परमाणुओं में संख्या उत्क्रमण को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम पंपिंग कहते हैं। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन को बनाए रखना ही क्या कहलाएगा, पंपिंग कहलाएगा। तो लेजर हमारा अगला टॉपिक है और 100% पूछा जाने वाला लेजर टॉपिक है, ठीक है। 100% मैं आप सभी से कह सकता हूँ कि 100% आप सभी से लेजर पूछा जाएगा। और लेजर में आप सभी से दो तरीके के लेजर हैं, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर, ये दोनों हैं, और ऑप्टिकल फाइबर। तो ये दो टॉपिक हमारे रह जा रहे हैं और यही दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लेजर को समझते हैं कि लेजर है क्या। लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूला कह रहा हूँ, इस आपके फुल फॉर्म की बदौलत आपको बहुत अच्छा नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का नाम है। अब लेजर हमारा करता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे पहले, फिर उसके बाद हम समझेंगे लेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें अति तीव्र का मतलब बहुत तेज, एक वर्डी का मतलब एक कलर, ठीक है, ठीक है, एक कलर तथा जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, एक कलर तथा उच्च समांतर तथा कला संबद्ध प्रकाश प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अर्थात लेजर की मदद से आप एक हाई तीव्र एक ही कलर की, ठीक है, और पैरेलल यानी सीधी रेखा वाली एक किरण पुंज को प्राप्त कर सकते हो, इसे हम कहेंगे लेजर, ठीक है।
अब जिस पदार्थ का प्रयोग लेजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं मीडियम। लेजर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पदार्थ को क्या किया जाता है, स्टिमुलेटेड किया जाता है, ठीक है, एक्साइटेड किया जाता है। पदार्थ में हमें लेजर को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्साइटेड करते हैं। अभी एक्साइटेड अवस्था के बारे में पढ़ा, ग्राउंड अवस्था के बारे में पढ़ा। तो जिस पदार्थ को हमें क्या करना है, उत्तेजित अवस्था में रखना है, उत्तेजित किया जाना है, उसको एक चेंबर में रखा जाएगा जिसका एक भाग 100% रिफ्लेक्टर तथा दूसरा भाग कुछ परावर्तक, कुछ कम परावर्तक होता है। जैसे कोई भी आपका पदार्थ है तो एक भाग 100% रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और एक भाग कुछ कम रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। एक पोर्शन यहाँ पे कम रिफ्लेक्ट करेगा और दूसरा पोर्शन ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अभी ये कैसे क्लियर होगा, अभी आगे समझ में आएगा जब हीलियम नियॉन और रूबी लेजर हम पढ़ेंगे। जैसे एक फोटान किसी उत्तेजित परमाणु से टकराता है, उत्तेजित परमाणु से टकराने का मतलब क्या है, एच न्यू क्या किया, इस पर एक्साइटेड परमाणु से टकराया जो कि E2 एनर्जी लेवल में पहुंचा है, ठीक है, तो उसी आवृत्ति का फोटान उत्सर्जित होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे आपका E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E2 में आपका क्या है, कोई फोटान है, तो इस पे अगर एच न्यू एनर्जी आई तो ये नीचे आएगा ग्राउंड में और क्या होगा कि नया फोटान उत्सर्जित होगा। ये आपने पढ़ लिया। परावर्तक तलों से टकराकर ये फोटान पुनः उसी चेंबर में अन्य उत्तेजित परमाणु से टकराते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमने आपका एक चैम्बर बनाया है जिसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और एक कम रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो जब यहाँ पे नया फोटान बना, पहले से जो फोटान है उसी चैम्बर में मौजूद उससे टकराएंगे और उससे उसी आवृत्ति के अनेक फोटान और उत्पन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार एक ही आवृत्ति के अनेक फोटान उत्पन्न होंगे और एक तरफ क्या था कि पूरा परावर्तक था यानी टकरा रहे थे, और दूसरी तरफ क्या था कि कुछ कम परावर्तक तल थे जहां से एक छोटी सी किरण पुंज बाहर निकल सकती थी। तो वहां से एक किरण पुंज निकलेगी जिसे हम लेजर बीम कहेंगे। तो ये लेजर का कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू है। लेजर के ओवरव्यू को आप लोग शायद समझ पाए होंगे, ठीक है। लेजर क्या है, एक वर्ड की, एक कलर की, ठीक है, एक हाई लेवल की क्या है, किरण पुंज है, ठीक है। अब हम जहां पर भी लेजर को उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं उसे मीडियम कहेंगे। अब लेजर उत्पन्न करने के लिए पदार्थ को एक एक्साइटेड अवस्था के एक चेंबर में रखा जाएगा। कोई सा भी मान लो एक चेंबर आपने बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे कम परावर्तक कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा परावर्तक कर दिया, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो जिसका एक भाग क्या होगा, 100% रिफ्लेक्टर होगा, दूसरा भाग कम रिफ्लेक्टर होगा। अब कोई भी एक फोटान क्या किया, उत्तेजित परमाणु से टकराया, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में कोई रखा हुआ है फोटान या परमाणु, उससे एच न्यू एनर्जी टकराई, तो क्या होगा कि नीचे की तरफ आएगा और दूसरा एच न्यू आपका फोटान जनरेट होगा। अब रिफ्लेक्टर लगा है तो दूसरे फोटानों से और टकराएगा, तो उसी आवृत्ति के अनेक फोटान और बन जाएंगे। इसी तरीके से एक ही आवृत्ति के बहुत सारे फोटान वहां पे बन जाएंगे। अब जो कम रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है उसी से लेजर बीम का निर्माण हो जाएगा और वहां से वो निकल जाएंगे और लेजर बीम यहां से तैयार हो जाती है। तो लेजर किरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य संचार साधन के रूप में लेजर का उपयोग करते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा की दूरी नापने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में सूचना को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, मेडिकल क्षेत्र में लेजिक सर्जरी कराने के लिए, हमने अपनी आंखों का लेजिक सर्जरी करा रखा है, कठोर पदार्थ में छेद करने में और 3D फोटोग्राफी करने में। विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी समस्त तरंगे एक ही कला की होती हैं, यानी सीधा आपकी ये जा रही है, एक ही फेज में जा रही होती हैं, ठीक है। लेजर किरण परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णी यानी एक कलर की होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। लेजर किरणें पूर्णतः समांतर होती, सीधा चलती हैं, और ये अत्यंत संकीर्ण यानी नैरो होती, बहुत पतली होती हैं, ठीक है, नैरो होती हैं, बहुत पतली होती हैं और बहुत ज़्यादा ये तीव्र होती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब आते हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर। हालांकि हमने ऊपर इसके उपयोग वगैरह के बारे में बात कर लिया, बट लेकिन डिटेल में हम यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। लेजर कटिंग में मेटल, सिरेमिक, ग्लास आदि को हम सटीकता से काट सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं,
दो मेटल शीट को क्या करेंगे, हाई लेजर बीम से जल्दी और मजबूत तरीके से जोड़ सकते हैं। लेजर प्रिंटिंग, ऑलरेडी आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हो, लेजर प्रिंटिंग होता है, इसमें हम लेजर प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के साथ लेजर बीम का उपयोग कर हम लेजर प्रिंटिंग करते हैं। फिर आता है लेजर ड्रिलिंग, हार्ड मटेरियल में छोटे छोटे होल्स बनाना लेजर ड्रिलिंग का काम है। लेजर सर्जरी, किडनी स्टोन, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद लेजिक सर्जरी आता है, विजन करेक्शन के लिए लेजिक सर्जरी होता है। और आपका डेंटल एप्लीकेशन यानी टीथ के लिए भी लेजिक सर्जरी यूज होता है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी जी लेजर लाइट ट्यूमर सेल ऑपरेशन होता है। तो ये हो गया आपका लेजर का एप्लीकेशन वगैरह। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, रूबी लेजर के ऊपर एंड हीलियम नियॉन लेजर के ऊपर। तो अगला हमारा जो है वो है हीलियम नियॉन लेजर। तो हीलियम नियॉन लेजर को समझाने के लिए हमने सारे डेटा को इकट्ठा कर लिया है। और मैं बात करूँ हीलियम नियॉन लेजर की, तो इसको समझ लीजिए आपने जो अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था लेजर का, ठीक है, इसमें ही सब कुछ समझ लिया था। अब वहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया वो एक अलग केस है, आपको दोबारा थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए हीलियम नियॉन लेजर को हम देखते हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर एक प्रकार का गैस लेजर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये क्या है, एक प्रकार का गैस लेजर है। और ये 6328 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो हीलियम नियॉन लेजर के बारे में दो चीज़ समझ में आया कि हीलियम और नियॉन दो गैस यूज हो रही हैं, और ये एक प्रकार का गैस लेजर है। और ये 6328 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी प्रकाश का उत्सर्जन करेगा वो रेड कलर में करेगा। कैसे? लाल कलर के प्रकाश का उत्सर्जन ये करता है। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलिए, अब जब हीलियम और नियॉन को क्या करेंगे, एक मीडियम यानी ग्लास के ट्यूब के अंदर ले रहे हैं, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। और लेने का रेशियो जो होगा वो हीलियम 9 होगा और नियॉन 1 होगा, इस रेशियो में लेंगे। ठीक है, यानी 9:1 में लेंगे हीलियम और नियॉन गैस को इस ग्लास के ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब आगे चलिए और कुछ आप सभी को समझाते हैं। इसके अंदर एक फुल मिरर होगा और एक इसके अंदर एक पार्शियल मिरर होगा। ये चीज़ को हमने लेजर के शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था। एक फुल मिरर होगा, अगर ये फुल मिरर है तो ये क्या होगा, पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हाफ मिरर होगा, पार्शियल मिरर होगा, तो कुछ क्या होगा, अपवर्तित होकर के इधर भी चला जाएगा। क्लियर बात है भाई। चलिए, यानी अगर इधर की तरफ आएगा तो ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, लेकिन अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये कुछ बाहर भी निकल जाएगा। क्लियर बात है भाई, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आपका एक डीसी सप्लाई हम देते हैं। ठीक है, डीसी सप्लाई देंगे तो एक आप सभी का नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल होगा। ठीक है, नेगेटिव पोल यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव पोल मान लो यहाँ पर आ गया, ये हमने एडिशनली यहाँ पर लिख दिया। अब होगा क्या यहाँ पे, इसके मैकेनिज्म को समझो, थ्योरी समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थ्योरी लिखना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैकेनिज्म में एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि हीलियम और नियॉन, ठीक है, हीलियम और नियॉन में नियॉन भारी है और हीलियम हल्का है। ठीक है, इसके परमाणु क्रमांक के आधार पे भी और परमाणु भार के आधार पे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, हीलियम और नियॉन, हीलियम हल्का है और भारी है। हल्का है तो ये जल्दी एक्साइटेड होगा, ठीक है, और ये लेट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, भारी है तो ये लेट होगा। ये आपका एक मैकेनिज्म हो गया। अब आइए और समझते हैं। डीसी सप्लाई हमने दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, सप्लाई हुआ, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ पर आया, इसके अंदर आया, इस ट्यूब के अंदर आया जहाँ पे हीलियम और नियॉन है। अगर मैं बात करूँ हीलियम नियॉन के, अगर मैं रेड को कह दूँ कि हीलियम है तो ये क्या होगा, ये करीबन 9 की संख्या में होगा। और नियॉन की बात करें तो नियॉन को अगर मैं नीला कर दूं तो ये 1 होगा, 2 होगा, कभी इधर होगा। ठीक है, इतना ही होगा, यानी कम संख्या में होगा। ठीक है, क्योंकि 9:1 के अंदर में है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है मेरे प्यारे साथियों कि हीलियम जो है हल्का है
और ये जल्दी एक्साइटेड होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, ये क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अब ये एक्साइटेड हो जाएगा और नियॉन एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। तो ये जो हीलियम है ये नियॉन को एक्साइटेड करेगा। ध्यान से सुनिएगा, डीसी सप्लाई का इलेक्ट्रॉन जो आया वो हीलियम को एक्साइटेड किया और हीलियम क्या करेगा, नियॉन को एक्साइटेड करेगा। अब जब हीलियम जो नियॉन को एक्साइटेड करेगा तो क्या होगा कि नियॉन में पॉपुलेशन इन्वर्जन बनेगा। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है और कैसे है ये समझो आप लोग। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि ये एक्साइटेड लेवल है और एक ग्राउंड लेवल है, एक्साइटेड लेवल है और एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी तरीके से ज़्यादा एटम हो जाए यहाँ के कंपेयर में तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अर्थात नियॉन परमाणुओं में क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, यानी वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि हीलियम ने क्या, हीलियम एक्साइटेड हुआ और नियॉन को एक्साइटेड किया, ठीक है। अब जब ये नियॉन को एक्साइटेड किया तो हीलियम फिर से आपका नीचे आ जाएगा, ग्राउंड लेवल पे आएगा, ठीक है। और जो नियॉन है ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, नियॉन के अंदर स्टिमुलेटेड इमिजन होगा। क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिजन। अभी हम लोगों ने स्टिमुलेटेड इमिजन पढ़ा था। अब स्टिमुलेटेड इमिजन होगा तो यहाँ पे एच न्यू फोटान यानी एनर्जी फिर से निकलेगी और जैसे एनर्जी निकलेगी ये आपके दूसरे एटम को एनर्जी दे देगा। मान लो एक एटम से एनर्जी निकला, ये दूसरे को दे दिया, ये दोनों मिलकर दूसरे को दे दिए। इसी तरीके से पूरा वहाँ पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, एनर्जी ही एनर्जी हो जाएगा, यानी फोटान्स ज़्यादातर वहाँ पे पूरा यहाँ पे पूरा आगे पीछे करने लगेंगे। अब यहाँ पर लगा हुआ फिल्म मिरर, तो ये क्या करेगा, फिर से इसको यहीं पे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये एक दूसरे से टकरा करके एनर्जी का लेवल जो है बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये दूसरे से टकरा कर एनर्जी लेवल बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पे पार्शियल मिरर है, यहाँ टकरा कर वापस तो आएगा लेकिन यहाँ पे जो मिरर हल्का पार्शियल वाला है एक बीम बनाते हुए बाहर की तरफ रेड कलर में निकल जाएगा। तो ये वाली जो बीम होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, लेजर बीम कहलाएगी, ठीक है। तो इतना है आपका लेजर के बारे में, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कहानी नहीं है। आप वापस से इस वीडियो को फिर से सुनिएगा, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए कार्य सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं। हीलियम गैस लेजर में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसका व्यास लगभग 1.5 सेंटीमीटर और लंबाई जो है आपकी मुझे लगता है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रखते होंगे, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर रखते होंगे, जो भी है अभी मैं देख लेता हूँ इसको। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके संदर्भ में रखते हों, ठीक है। तो आप एक पैमाना मान के नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि इस नली में 0.1 mm पारे के दाब पर नियॉन तथा 1 mm दाब पर हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। 0.1 mm पारे के दाब पर नियॉन को भरते हैं और 1 mm दाब के पारे के हिसाब से mm ऑफ Hg के हिसाब से हीलियम का मिश्रण भरते हैं, ठीक है। नली के एक सिरे पर पूर्ण परावर्तक लगता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक सिरे पर पूर्ण परावर्तक और दूसरी सिरे पर क्या होगा, आंशिक परावर्तक लगेगा। ये मैंने डायग्राम में ही समझा दिया। तथा इनको एक उच्च आवृत्ति जनरेटर द्वारा यानी डीसी करंट दिया जाएगा, ठीक है, उत्तेजित किया जाता है। इस जनरेटर की आवृत्ति कई मिलियन हर्ट्ज तथा आउटपुट 50 वाट होता है, ठीक है। गैस विसर्जन के कारण हीलियम परमाणु आसानी से उच्च मेटा स्टेबल एनर्जी स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो जैसा यहाँ पे थ्योरी कह सकते हैं कि थोड़ी सी अधूरी लिखी हुई है, पूरा और आपको लिखना पड़ेगा कि जो हीलियम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाने के बाद एक्साइटेड होगा और नियॉन को एक्साइटेड करेगा और नियॉन जब एक्साइटेड होगा, ठीक है, तो वो आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करेगा और यहाँ पर आपका हीलियम ने नियॉन को करा तो ये फिर से ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा और ग्राउंड लेवल पर आते ही क्या होगा कि नियॉन अपने आप स्टिमुलेटेड इमिजन होगा और एच न्यू एनर्जी मिलेगी और हीलियम क्या किया कि ग्राउंड लेवल पर आया तो ग्राउंड लेवल पर आने पर एच न्यू एनर्जी देगा और सब एनर्जीज मिल करके आपके जो पार्शियल मिरर है वहाँ से बाहर निकलेंगे और रेड कलर का एक बीम तैयार करेंगे। तो ये आपको इतना नोट करना पड़ेगा हीलियम नियॉन लेजर के बारे में, ठीक है। अब हमको अगला लेजर पढ़ना है। कौन सा लेजर पढ़ना है, ये ऑप्टिकल फाइबर आ गया। अगला हमारा लेजर है रूबी लेजर, ठीक है। अगला हमारा लेजर है जो वो है रूबी लेजर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों रूबी लेजर के हम कुछ मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। आप सभी का एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आप सभी के इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको ट्यूब दिख रही है
ठीक है, इसे हम कहते हैं ज़ेनॉन फ्लैश लैंप। जब इसको हम क्या करेंगे, पावर देंगे, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी। और हीट किसको प्रोड्यूस करेगी, आपके मीडियम को, यानी रूबी क्रिस्टल को। किसको, रूबी क्रिस्टल को। और रूबी क्रिस्टल क्या होगा, एक्साइटेड होगा। और जब रूबी क्रिस्टल एक्साइटेड होगा तो फिर आपका लेजर पुंज बनेगा। यहाँ पर एक आंशिक परावर्तक होता है और यहाँ पे एक पूर्ण परावर्तक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे पावर सप्लाई दिया जा रहा है। और आपका जो भी मीडियम है Al2O3 प्लस Cr2O3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें मेन काम जो होता है वो क्रोमियम आयन का होता है। किसका होता है, मेन क्रोमियम आयन का होता है, जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर आपका फोटॉन्स वगैरह को जनरेट करता है। तो आइए पहले इसके छोटे छोटे थोड़े से हम ओवरव्यू को समझ लेते हैं। तो जो रूबी लेजर है एक सफल सॉलिड स्टेट लेजर है और इसके आपको थियोडोर मैमान ने 1960 में बनाया था। इस रूबी छड़ के जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की व्यास रखेंगे। ठीक है, और जो छड़ होती है वो गुलाबी रंग की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 चीज़। अब इसके सिरे प्रकाश जो होते हैं समतल, पूर्णतः समांतर और चांदी के कलई किए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इसके सिरे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं, फ्लैट होते हैं। और इस पर क्या होता है कि कलई किया होता है, चांदी का, सिल्वर की कलई किया होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और इस छड़ का एक सिरा पूर्ण परावर्तक तथा दूसरा आंशिक परावर्तक होता है, बार बार आप देख रहे हो। और ये कांच की नली के अंदर रखी जाएगी। कांच की नली होगी, इसके अंदर रूबी क्रिस्टल होगा और इसके ऊपर होगा फ्लैश लैंप। क्लियर बात है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर फ्लैश ज़ेनॉन ट्यूब लैंप लगी होती है और इसमें ज़ेनॉन गैस, ठीक है, ज़ेनॉन गैस भरी होती है। क्लियर बात है, इतना हमारा ओवरव्यू हो गया। अब वर्किंग को हम इस डायग्राम की मदद से समझाएंगे। ठीक है, देखो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि हम बहुत सिंपल सी वर्किंग है, पावर दिए, ये आपकी ज़ेनॉन फ्लैश लैंप है, ठीक है, जो कि हीट प्रोवाइड करेगी। आपको पता है कि आपका जो भी एटम है वो अगर ग्राउंड लेवल पर है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर है आपका एटम, ठीक है, तो होगा क्या मेरे प्यारे साथियों, ग्राउंड लेवल पर है अगर, E1 क्या है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब ये ग्राउंड लेवल पर है तो क्या होगा कि फ्लैश लैंप जो है हीट दी और फिर ये एक्साइटेड होकर के कहाँ पर जाएगा, ये एक्साइटेड होकर के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लो ये E3 एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच गया। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पर स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेटा स्टेबल स्टेट में नहीं है, सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में है। और जब एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी देर रह करके फिर आएगा नीचे, E2 में आ गया मान लो, ठीक है। तो जब ये अपने स्टिमुलेटेड इमिशन करेगा, स्वतः आएगा आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन करेगा, तो क्या होगा कि आपका फिर से HNU मान लो एनर्जी ये लॉस करेगा, ठीक है। अब यही प्रक्रिया होती है, कैसे कि यहाँ से ये आपका गया, ठीक है, यहाँ पर आया और यहाँ पर गया, एक्साइटेड होकर नीचे आया। ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो आपको और एनर्जी देंगे और फिर ये अलग दूसरे एटम से टकराएंगे और एनर्जी देंगे और फिर उसी एनर्जी को इकट्ठा करके इस आंशिक परावर्तक वाले से क्या किया जाएगा, बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। ये आपका रूबी लेजर है, कुछ नया नहीं है, जो आपका कह सकते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर था वही ये भी है, तो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अब देखो इसके अंदर क्रोमियम के आयन में मूल अवस्था में E1 के ऊपर 2 मुख्य ऊर्जा अवस्थाएं होती है, जैसे कि मैंने बताया कि एक E1 है, एक आपका E2 है और एक E3 है, ठीक है। मैंने बताया कि आपके क्रोमियम का आयन का मेन रोल है, ठीक है। जब प्रकाश की फ्लैश रूबी छड़ पर गिरती है, यानी आपका जो फ्लैश लैंप ट्यूब है ये हीट हुआ, तो क्या दिया, रूबी क्रिस्टल को क्या दिया, हीट दे दिया। तो हरे व पीले प्रकाश को क्रोमियम के आयन अवशोषित कर लेते हैं। जब आपकी फ्लैश लाइट जो जली तो वो मान लो कि पीले रंग की लाइट जली, ठीक है, तो पीले रंग की लाइट जली तो क्रोमियम के आयन थे, ठीक है, क्योंकि रूबी क्रिस्टल में क्रोमियम का सिस्टम है, तो क्रोमियम के आयन क्या किए, अवशोषित किए। और जो अवशोषित करेंगे तो वो उत्तेजित हो जाएंगे, यानी एक्साइटेड होकर के E1 से क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे
और E2 और E3 में आ जाएंगे, यहाँ पे पहुंच गए और कुछ यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब उत्तेजित आयन क्रिस्टल को कुछ ऊर्जा देकर मेटास्टेबल स्टेट में लाते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इसको स्टेबल करना है तो और ज़्यादा एनर्जी देना होगा, तो मेटास्टेबल में आ जाएगा। लेकिन अब हर एक को तो मेटास्टेबल जगह पर लाया नहीं जा सकता, तो जो भी आपका एक्साइटेड आयन है वो स्वतः क्या होगा, मेटास्टेबल अवस्था M से मूल अवस्था फिर से E1 में आने लगता है। यानी यहाँ ई मेटास्टेबल है और ये एक्साइटेड है, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, ये स्टेट में आने लगेगा। तो वह ऊर्जा स्तर के अंतर के तुल्य 6943 एंगस्ट्रॉम का लाल प्रकाश फोटॉन का उत्सर्जन करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एच न्यू एनर्जी देगा, और वो एनर्जी यहाँ पर 6943 एंगस्ट्रॉम है, जो कि लाल प्रकाश के रंग के रूप में है। अब ये फोटॉन रूबी छड़ के समांतर गतिमान होकर के छड़ के सिरों से बार बार परावर्तित होता रहता है। जो एनर्जी मिल रही है अब यहाँ पर क्या होगा, इस फ्लैश लैम्प के अंदर यहाँ से टकरा करके बार बार ये एक्साइटेड होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब बार बार होगा, ठीक है, टकरा करके, तो यहाँ पर एक स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। ठीक है, और जब स्टिमुलेटेड इमिशन होगा तो क्या होगा, अपने ही आकार का दूसरा फोटॉन उत्पन्न हो जाएगा, और जब दूसरा फोटॉन उत्पन्न होगा तो वो तीसरा पैदा कर देगा, चौथा पैदा कर देगा। तो इसी तरीके से एक आपका फेज यहाँ पे तैयार हो जाता है, और वो फेज जो है वो छड़ जो लगी हुई है, जो ये ट्यूब है, इसके समांतर काम करेगा। और जब ज़्यादा इसका गति हो जाएगा तो क्या होगा, इधर की तरफ लगा हुआ है रिफ्लेक्टर, यानी वापस कर दे रहा है, इधर कम रिफ्लेक्टर है तो यहाँ से सीधा निकलेगा। और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, तो क्षण के समांतर एक लाल फोटॉन पुंज स्थापित हो जाएगा, और इस पुंज की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है तो इसका एक अंश रूबी छड़ के आंशिक परावर्तक सिरे से बाहर हो जाएगा, और यही किरण लेजर पुंज यानी रूबी लेजर बनाएगी। रूबी लेजर में जनसंख्या व्युत्क्रमण यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन 3 स्तर में प्राप्त होता है। ठीक है, E1 E2 E3 में। तो ये हो गया आपका हीलियम नियॉन लेजर। पंपिंग के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लेजर में पंपिंग वह प्रक्रिया है जिससे पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल्स पर पहुंच सके और पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त हो सके। यानी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है तो आपको क्या किया जाए, एनर्जी दिया जाए जिससे यहाँ पे पहुँच जाए E2 में। ठीक है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाए यहाँ के कंपेयर में, नहीं यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाए, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पंपिंग प्रक्रिया। तो ये हमारा लेजर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने हम ऑप्टिकल फाइबर वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो सच बताऊं मेरे दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर से सरल कोई टॉपिक भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम ऑप्टिकल फाइबर को बहुत प्यार से 5 से 8 मिनट के अंदर समझ लेंगे और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब एक तार होता है। ठीक है, एक क्या होता है, तार, इतना समझ सकते हो। एक रेशा होता है, एक तार होता है जिसके द्वारा किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यानी आपके दूर संचार के लिए आपका फाइबर यूज होता है, जैसा कि हमने आप लोगों ने सुना होगा जियो फाइबर। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर यूज होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, यानी दूर संचार, यानी किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। यहाँ पे 3 तरीके के पार्ट होते हैं, कोर होता है, क्लैडिंग होता है, एक होती है जैकेट। ठीक है, तो आइए कोर के बारे में समझ लेते हैं। इस तरीके से आप इसके टाइप्स के बारे में लिखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ग्रहण करोगे। ठीक है, अगर ऑप्टिकल फाइबर आता है तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे भीतरी भाग होता है कोर। यानी अगर ये मान लो ऑप्टिकल फाइबर है तो इसके अंदर का एक पार्ट होता है और फिर इसके अंदर के भी एक अंदर एक पार्ट होता है। तो सबसे जो भीतरी वाली पार्ट है वो उसे हम कहते हैं कोर। इसका व्यास लगभग 6 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है, और कोर का अपवर्तनांक N1 का मान क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि N1 का जो अपवर्तनांक है वो कोर के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी अपवर्तनांक का मतलब आपके अपवर्तन की क्षमता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि
सघन माध्यम में अपवर्तनांक कितना रहेगा, विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना रहेगा। तो कुल मिला जुला के कोर का अपवर्तनांक जो है N2 से यानी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। तो कोर हम कैसे बनाते हैं, कांच और प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हम कोर को बनाते हैं। अगला आता है क्लैडिंग। अब कोर है, कोर के ऊपर का जो भाग होगा उसे हम कहेंगे क्लैडिंग। तो कोर के बाहर स्थित बेलनाकार भाग होता है जिसका व्यास लगभग 10 से 450 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक N2 का मान N1 से कम होता है, जैसे ऊपर ही हमने बताया। यह भी प्लास्टिक और कांच का बना होता है। अगला है जैकेट। ऑप्टिकल फाइबर में कोर एवं क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का मजबूत आवरण होता है जिसे हम कहते हैं जैकेट। तो इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, ये आउटर जैकेट है, ये आप सभी का आउटर जैकेट है और ये स्ट्रेंथ मेंबर यूज किया गया है। ये सबसे जो छोटा है ये कोर है और इसके ऊपर वाला जो है ये क्लैडिंग है। इसके ऊपर पहले कोटिंग की गई है, फिर स्ट्रेंथ मेंबर लगाया गया है, फिर आपका आउटर जैकेट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये जैकेट वाला पोर्शन है, ये आपका क्लैडिंग वाला पोर्शन है और ये कोर वाला पोर्शन है। ठीक है भाई, आइए सिद्धांत क्या है ऑप्टिकल फाइबर का। लेजर आपने देखा, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है मेरे प्यारे साथियों, आंशिक परावर्तक है। क्या है, आंशिक परावर्तक, और एक तरफ पूर्ण परावर्तक है। ठीक है भाई, इतना बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब एक आपने ग्लास ले लिया, ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास के शीशे में क्या किया कि ग्लास में क्या किया, पतले के ग्लास में एक सिरे पर हमने क्या किया, कोई पुंज क्या किया, यहाँ पे कोई किरण, प्रकाश किरण पुंज यहाँ पे आपतित किया। क्यों, क्योंकि ये आंशिक वाला है तो यहाँ पे ये एंट्री तो कर गया। अब एंट्री तो कर गया लेकिन यहाँ पे पूर्ण आंतरिक यानी फिर से वापस लौट जा रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पुंज रेशे के अंदर रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। इस क्रिया को हम ऑप्टिकल फाइबर प्रोसेस कहते हैं। क्लियर बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समझना नहीं है। ठीक है, अगला है नोट पॉइंट। हमने नोट पॉइंट बनाना सीखा है, तो नोट पॉइंट भी आप लिख सकते हो। सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा दूर तक भेजने के लिए दृश्य एवं इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में, सूचना को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में हम क्या करते हैं, दूर तक भेजते हैं। उसके लिए हम इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग करते हैं और ये प्रक्रिया सफल हो पाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है भाई, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कम दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए दृश्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बहुत दूर तक भेजने के लिए हमने क्या किया, इंफ्रारेड तरंग यूज किया, और कम दूरी के लिए हमने दृश्य तरंग यूज किया। ऑप्टिकल फाइबर जितना पतला होगा उसकी दक्षता उतनी ही अधिक होती है। कुछ नोट पॉइंट है, यूज क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर के उसको देख लीजिए। इसका प्रयोग गुणता नियंत्रण, चिकित्सीय नियंत्रण और रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। चिकित्सीय क्षेत्र में किया जाता है, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र आदि को मापने में, प्रकाश से संबंधित मापन में, सेंसर में, नेटवर्किंग में, टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग करते हैं। अगला है हमारा एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को अभी जियो फाइबर के बारे में, केबल टीवी नेटवर्क, सैटेलाइट, मेडिकल फील्ड में एंडोस्कोपी, लेजिक सर्जरी, ब्लड फ्लो मेजरमेंट, माइक्रो सर्जरी। अगला है सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, स्ट्रेन सेंसर, बायोमेडिकल सेंसर, रोटेशन एंड वाइब्रेशन सेंसर। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर जो आप सभी के सिलेबस में गिवन है, जिसमें पहला है लाइट प्रोपोगेशन। इसका मतलब है प्रकाश का प्रसार। प्रकाश का प्रसार का मतलब किसी एक पॉइंट से निकलकर दूसरे पॉइंट तक जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रसार यानी फैलना। तो प्रकाश के प्रसार का अर्थ है कि प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। तो हमारा जो प्रोपोगेशन होगा वो यहाँ पे 3 तरीके से हो रहा है। पहला है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है जब तक कि उसमें कोई भी बाधा ना आए। सीधी रेखा में चल रहा है, आपने कुछ यहाँ पे लगा दिया तो ये बाधा हो गया। ठीक है, अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी समतल या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे हम परावर्तन कहते हैं।
अब अगला है रिफ्रैक्शन, ठीक है, अर्थात कोई प्रकाश जा रहा है और उसकी दिशा बदल जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अगला है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल क्या कहता है, तो एक ऐसा एंगल जिसमें लाइट क्या करती है, इंटर करती है किसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में। तो एक्सेप्टेंस एंगल वह मैक्सिमम एंगल है जिस कोण पर प्रकाश किरण ऑप्टिकल फाइबर के कोर में इंटर करती है। आप सभी को पता है कोर होता है, क्लैडिंग होता है और जैकेट होता है। तो कोर में जिस एंगल पे आपका इंटर करती है उसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, और आपका पूरी तरह से अंदर इसके अंदर ट्रेवल करती रहती है। अब आता है न्यूमेरिकल एपरेचर। न्यूमेरिकल एपरेचर कोर एंड ऑप्टिकल फाइबर का कैपेसिटी बताता है, ठीक है, कैपेसिटी बताता है। न्यूमेरिकल एपरेचर जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर की वह क्षमता होती है जो यह बताता है कि वह कितनी मात्रा में लाइट को अपनी कोर में कलेक्ट और गाइड कर सकता है। तो कोर के अंदर कितनी लाइट कलेक्ट हो जाएगा वो ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी को बताएगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला यहां पर है Na बराबर N0 साइन थीटा ए, ठीक है। थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल है, N0 NO कह सकते हो, N0 कह सकते हो आउटसाइड मीडियम, और Na है न्यूमेरिकल एपरेचर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस था और यहाँ पे इंड हो गया हमारा पूरा फिजिक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा और अपनी तैयारी को किया। तो और सब्जेक्ट की आप लोग तैयारी करिए, तो किसी प्रकार की कोई हेल्प होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।